नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं सोनी पांडे के कहानी संकलन मोहपाश के साथ उपस्थित हूं। सोनी पांडे की कहानियों का जो अंदाज है वह बहुत ही अनूठा है। उनके यहाँ पेड़ पौधे वृक्ष परिवेश सब कुछ बात करते हैं। खास बात यह कि उनकी जो भाषा है वह देशज है। देशज भाषा के साथ वो एक जीवन दर्शन, अपने समाज, उसकी प्रकृति और खासकर स्त्रियों के स्वर को जिस ढंग से प्रस्तुत करती हैं वह अपने आप में बहुत अनूठा है। सोनी पांडे की कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें मन की खुलती गिरहें कविता संग्रह, बलमा जी का स्टूडियो ये कहानी संग्रह, 3 लहरें लंबी कहानियों का संग्रह, निराला का कथा साहित्य वस्तु और शिल्प, इसके अलावा आखिरी प्रेम पत्र प्रकाशित हो चुका है। कई संपादित पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं और लगातार वे छपती छपाती रहती हैं। खास बात यह कि इस संकलन में उनकी छोटी बड़ी कुल 14 कहानियाँ हैं और खुद लेखिका इस बात को स्वीकारती हैं कि ये जो कहानी लेखन है उनके लिए वह कला है जो उनके अनगढ़ जीवन को प्रस्तुत करती है। वो कहती हैं कि मैं जैसी हूँ वैसे ही लगता है कि गा रही हूँ, अपने पुरखिन मीरा की तरह। मीरा से वो अपने को जोड़ती हैं और वो कहती हैं कि मेरी जो कहानी है उनके चित्रों में या उनकी कहानियों में या उनकी कविताओं में जो स्त्रियां हैं वे बहुत बातूनी हैं, बहुत बोलती हैं और ये बदकुच्चन करने वाली औरतें ऐसी हैं जो इस विशाल पृथ्वी पर न केवल खटती हैं बल्कि मरती भी हैं और दिन रात कोल्हू के बैल की तरह घर गृहस्थी के चक्कर में बेगारी करने के बावजूद बोल नहीं सकती थी। तो जो औरतें बोल नहीं सकती थी उनको सोनी पांडे ने अपनी इन कहानियों में एक आवाज़ दी है, उनको अभिव्यक्त किया है और उनके बारे में, उनके जीवन के किस्सों को आपके सामने रखा है। वे अपनी बात में कहती हैं, इस बात को कहती हैं कि मुझे बचपन का एक दृश्य अक्सर याद आता है कि कब कैसे मेरी बड़की माई और अम्मा जो है आंगन के बीच में लड़ती झगड़ती थी और जब उनमें से हारने लगती थी तो हर्षुब्रह्म किसी के सिर पर बिराजते थे और बाल खोलकर वो सिर घुमाने लगती थी या और अम्मा को मन भर श्राप देती थी उनकी बड़की माई। और इसी तरह से अम्मा जब बाबूजी से मन की बात नहीं कर पाती थी तो उनके सिर पे देवी आ जाती थी और वो इशारे से आदेश देती थी और बाबूजी को आदेश देती थी। तो उनका कहना है कि उस ज़माने में उनके मन में खौफ भर जाता था, लेकिन बाद में जब उनकी समझ बढ़ी तो उन्होंने इन औरतों के जीवन की जटिलताओं को ये समझा और यह पाया कि औरतें अपने मन की बातें नहीं कह पाती हैं तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं और औरतों के जीवन की जो जटिलता है वह हजारों हजार बंधनों में बंधी होने के बावजूद जितनी भी कथाएं हैं वो पितृसत्ता की तिजोरियों में बंद कथाओं के बीच अकथ परिश्रम, श्रम, मेहनत, शोषण, सपने, उम्मीदें और समर्पण से भरा हुआ है। इनका तीसरा कहानी संग्रह है। मैं इस संग्रह की कहानियों को चाहूँगा कि आप पढ़ें और उसके बाद ही जानें, लेकिन कुछ कहानियों का छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ूंगा नहीं, केवल उनकी जिस बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि इन कहानियों का फलक बुनते हुए सोनी पांडे ने कितने विशाल परिदृश्य को सामने रखा है। जैसे एक कहानी है सबको इमरान नहीं मिलता। तो इस कहानी में बस में यात्रा करने वाली औरतें हैं, आपस में बातचीत होती है, खूब उस बस के अंदर जिस तरह से बातचीत होती है
छोटे कस्बों और ज़िलों की बसों में जो लोग यात्रा करते हैं उनको पता होगा। वहाँ पे आपसी बातचीत के बीच में एक स्त्री मिलती है, बहुत पुरानी सहेली मिलती है, और वह मुस्लिम लड़की होती है और अचानक वो देख के रोने लगती है अपनी सहेली को। और वो सहेली जो लेखिका है वह अतीत को याद करती है कि ये कितनी बिंदास थी कॉलेज के दिनों में वह जो मुस्लिम लड़की है, और वो फिर पूछती है कि जिसके साथ वह उस ज़माने की सबसे चर्चित घटना होती है कि वो मुस्लिम लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई होती है। और जब ये उससे पूछती है कि तुम इतना रो क्यों रही हो, वो ठीक तो हैं, तो फिर वो बिफर पड़ती है और कहती है कि उसका नाम मत लो। और वो फिर अपना किस्सा बताती है कि किस तरह से उसका जो बॉयफ्रेंड था वह उसको फिल्मों में मुंबई फिल्म नगरी में ले जाता है और मॉडलिंग के नाम पर उसका शोषण लगातार करता है और फिर दूसरे लोगों के पास भेजने लगता है। और उसके इस संघर्ष के बीच में कई लोगों को परोसता है, और जब वो थक जाती है तो उसको मारपीट भी करता है। और जब वो भागती है, मरना चाहती है, तभी उसके जो बिल्डिंग का वॉचमैन है इमरान नाम का, वह मिल जाता है और वह उसे अपना लेता है उसके साथ में, बच्चे के साथ में, और उसी से उसका बेटा होता है। और वो कहती है अगर वो नहीं मिलती तो मेरा जीवन कुछ नहीं होता। और वो कहती है कि सबको इमरान नहीं मिलता। इस कथानक में बाबरी मस्जिद का माहौल और राम मंदिर का माहौल, मुस्लिमों के हिंदुओं के बीच तनाव की भी बात होती है। और लेकिन सबके से मूल जो संदेश है वह यह है कि मजहब कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, समाज कोई भी हो, अंततः मनुष्य को उसकी मनुष्यता बचाती है। और नेकी करने वाले लोग हर धर्म और हर मजहब और जाति में हैं। इसी तरह से एक कहानी जो है वह नेतृत्व है, वह बताती है कि किस तरह से गांव में जो लोग होते हैं वह परेशान होते हैं, और गांव में जो नाली की निकासी है वह एक बड़ी समस्या है, पानी का बहाव, और उससे पड़ोसियों के बीच में भी झगड़ा होता है। और राजनेता जो है वह गांवों की आपसी लड़ाई को महत्व देते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं बनिस्बत समस्या का समाधान करने के। और किस तरह से उस इलाके का ठेकेदार जो है वह दोनों पड़ोसियों को एक करता है और कहता है कि हम लोग दबाव बनाएं। और जब आंदोलन करता है और आंदोलन करने के बाद सारे गांव के लोग बैठ जाते हैं, तो अंततः प्रशासन जो है इस बात के लिए बाध्य हो जाता है कि वो दबाव बनाए और उनकी व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था करे। और अंततः जो है गांधी चौराहा जो है गांधी बाबा के जयकारे से गूंज उठता है कि गांधी बाबा की जय। तो इस तरह से यह कहानी जो है वह गांवी राजनीति, ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति की भी बात करती है। ये कहानी योद्धा है। योद्धा कहानी जो है अपने आप में अलग तरह की कहानी है, जिसमें एक अनपढ़ औरत जो है वह भागती हुई आती है और एक मैडम से कहती है मैडम जी, और फिर वो बताती है कि किस तरह से उसकी ज़मीन पर गांव के प्रधान की नज़र है, बुरी नज़र है, और वो लोग जो है उसको हड़पना चाहते हैं। और वो किसी भी तरह से अपने बेटे का हक नहीं खोना चाहती, और घर में जो पुरुष सदस्य हैं वो किसी भी तरह से बहुत ही कामचोर कहें या उनको कहें कि निठल्ले हैं, कोई काम नहीं करते। और यह स्त्री ही है, और एक बूढ़ी उसकी सास है, वो हमेशा बड़बड़ाती रहती है। तो वो लड़की मैडम से कहती है और उनको अपनी व्यथा कहती है। और उसके बाद कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो रणचंडी बन गई है और उस ज़मीन पर कब्जा नहीं होने देती है। और बाद में पता चलता है खेत का क्या हुआ, तो वो मुस्कुराती है कि तहसीलदार के दबाव से जो है वो प्रधान की जो है दाल नहीं गली और वो ज़मीन उसकी बच गई और लेखपाल पीछे हट गया। और फिर वो बताती है कि किस तरह से उसके चरित्र पर इस बात का लांछन लगता है। वो बुढ़िया भी पूछती है कि यह जो है अपनी ज़मीन बचाने के लिए क्या क्या करती है, और ये उसके साथ चली जाती है। ये बहुत सोचती है जो मैडम है, और अंततः उसे पता चलता है कि एक दिन वह लड़की खुद ही कहती है कि मैं चाहे कुछ भी हो, मैं जो है अपने बेटे का हक क्या करें मैडम जी, मर्द को दिन भर पीने से फुर्सत नहीं है, ससुर दिन रात चंपवा के चकले पर रहते हैं, अब आप ही बताइए 4-4 बच्चों को भूखा मरते हक मराते तो नहीं दे सकती ना मैडम जी, इसलिए मुझे जो करना हुआ किया। यानी वह
लड़की ये इशारे में कहती है कि चाहे उसने जो भी संपर्क बनाए हों अधिकारियों से, लेकिन वह अपनी ज़मीन बचाने में सफल हो जाती है। इस संकलन की एक बड़ी ही अद्भुत कहानी है मोहपास, जिस पर इस संकलन का नाम है। वह एक वृक्ष के माध्यम से लोगों के, बच्चों के सपनों और उनकी उम्मीदों की बात करता है। बहुत ही अद्भुत शैली में लिखा गया है। वृक्ष अपने सामने क्या क्या देखता है, किस तरह से सुंदर स्त्रियां हैं, किस तरह से पार्क है, किस तरह से बच्चे खेलते हैं, किस तरह से चिड़ियों का गान होता है, किस तरह से आदम संगीत है, किस तरह से प्रेम पातियों की भी ऋतु है। और चिड़िया और वृक्ष के माध्यम से यह कहानी, इनमें कविताएं भी है, कहानी भी है, गीत काव्य कहें या गद्य काव्य कहें, इसका विन्यास बहुत ही अलग फलक की यह कहानी है। कुल मिलाकर अगर आप अच्छी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, तो आप मोहपास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। सोनी पांडे का यह संकलन आपस प्रकाशन अयोध्या से प्रकाशित हुआ है। मूल्य केवल 130 रुपये है। पृष्ठ संख्या 112 है। 14 कहानियाँ हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचूँ, ताकि आपको अपने पसंद की, अपनी विधा की, अपनी रुचि की पुस्तकें चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।